वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आज के क्लास में बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और उसको दूर करने के उपाय। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार पीछे है, आखिर इसके कौन कौन से कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग कारण को जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। यह सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण है। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है हमारे देश में या हमारे राज्य में, उसका एक प्रमुख कारण बन जाता है हमारी विशाल जनसंख्या। तो देखिए बिहार की जनसंख्या तो एक काफी अधिक है ही, और उसके बाद यहाँ का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर, वो भी काफी अधिक है। यानी यहाँ की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है और इस अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के कारण बिहार जो है आर्थिक दृष्टि से पीछे। आप सोचिए, एक तो बिहार में संसाधनों का अभाव है, बहुत कम प्राकृतिक संसाधन है, और फिर जो भी संसाधन है वो सारे संसाधन मतलब इस विशाल जनसंख्या के भरण पोषण में ही चला जाता है, जिसके लिए विकास कार्य करने हेतु संसाधन बच नहीं पाता और फिर आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। अगर कम जनसंख्या रहती तो सभी जनसंख्या के लिए बिहार सरकार के पास ही रोजगार उपलब्ध होता, लेकिन इतनी अधिक जनसंख्या है कि दूसरे राज्य पे या दूसरे देश पे निर्भरता जो है बिहार के लोगों की बढ़ जाती है। वहीं देखा जाए तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो कृषि योग्य भूमि है उस पे भी घर वगैरह बनाया जा रहा है, बाजार शहर मतलब विकसित किए जा रहे हैं। वहीं जंगलों की कटाई किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो ये सब बहुत मतलब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ही हो रहा है, और ये सारे के सारे आगे चलकर बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन में मुख्य बाधक बन जाते हैं। अब देखा जाए तो आधारिक संरचना का अभाव भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण है। इसका मतलब क्या हुआ? आधारिक संरचना वैसे व्यवस्था को, ऐसे सुविधा और सेवाओं को कहते हैं जो आर्थिक विकास में सहायक होता है। जैसे हम बात करेंगे बिजली, वहीं देखा जाए तो परिवहन, संचार, ठीक है, फिर इसमें बैंकिंग, बीमा, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिसे आधारिक संरचना कहा जाता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब आधारिक संरचना के अंतर्गत शामिल होता है। और जिस राज्य में ये आधारिक संरचनाएं स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है, उस राज्य का आर्थिक विकास अच्छा हुआ है। लेकिन चूंकि बिहार आधारिक संरचना के मामले में भारत के अन्य राज्यों से काफी पीछे है, बिजली, परिवहन, संचार, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक, बीमा, ये सारे मामले में दूसरे राज्यों की अपेक्षा बिहार पीछे है, जिसके चलते यहाँ आर्थिक विकास भी बढ़िया ढंग से नहीं हो पाया है। तो अगर बिहार का विकास चाहिए तो फिर आधारिक संरचना को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, सुदृढ़ करना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा इसका प्रमुख कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से लगभग कृषि पर ही ये निर्भर है, और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े भी थे कि भारत की 49% जनसंख्या लगभग 2014 के अनुसार कृषि पर निर्भर है, और जीडीपी में योगदान उसका मात्र 14% है। यानी कृषि क्षेत्र से ज्यादा इनकम क्रिएट नहीं हो पाता है, और बिहार में तो कृषि पे डिपेंडेंसी और भी अधिक है, और बिहार में कृषि की स्थिति भी सही नहीं है। बिहार में जनसंख्या अधिक होने के कारण खेतों का छोटा छोटा आकार है, परंपरागत तरीके से खेती किया जाता है, खेती के आधुनिक तरीके नहीं अपनाए जाते हैं, सिंचाई के भी परंपरागत तरीके आज भी यहाँ अपनाए जाते हैं। यहाँ मतलब कृषि डेवलप भी उतना अधिक नहीं है, किसानों के पास उतना अधिक पूंजी नहीं है जिसके चलते वो मतलब कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक इन्वेस्ट कर सके। तो इस कारण से बिहार तो एक कृषि पर निर्भर है और दूसरे तरफ कृषि वहां डेवलप नहीं है। तो इसलिए बिहार में मतलब आर्थिक दृष्टि से बिहार पीछे है, बिकॉज जिस चीज पे निर्भरता है उसी चीज का विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। अब देखा जाए तो एक प्रमुख कारण यह भी है बाढ़ एवं सुखाड़ से क्षति। बिहार में ये सारे कारण तो है ही, ये प्राकृतिक आपदाएं भी बिहार को काफी नुकसान पहुंचाती है, और प्राकृतिक आपदा में बाढ़ और सुखाड़ जो है ये काफी प्रमुख है बिहार को क्षति पहुंचाने के लिए। तो देखिएगा ऐसा माना जाता है कि उत्तरी बिहार जो है ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित रहता है। यानी उत्तरी बिहार में हर साल थोड़ा या अधिक बाढ़ का आना ही है। वहीं अगर बात करेंगे दक्षिणी बिहार का, ये सुखाड़ से ग्रसित क्षेत्र है।
तो सोचिए अपने से कि यहाँ कृषि पर निर्भर है और ये दो ऐसे आपदाएं हैं जो कृषि को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। अगर बाढ़ आएगा तो फसल डूब जाएगा, अगर सुखाड़ आएगा तो फिर फसल जो है सूख जाएगा। तो इस स्थिति में ये दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं बिहार के लिए काफी खतरनाक है और चूंकि ये हर साल बिहार में आना ही है, इसलिए बिहार आर्थिक दृष्टि से पीछे होना ही है। अब देखिए औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार औद्योगिक मामले में भी काफी पीछे है। इसका बहुत सारा कारण है। इसका एक कारण है कि यहाँ पूंजी का अभाव है, यहाँ पूंजीपति बहुत कम है और पूंजी के अभाव होने के चलते यहाँ पे इंडस्ट्री जो है सेटअप नहीं किए जा सकते हैं अधिक से अधिक, और यहाँ कल कारखाने काफी कम स्थापित है, जिसके चलते आर्थिक विकास नहीं हो पाता। और दूसरी चीज, औद्योगिक पिछड़ेपन आखिर क्यों है? इसका कारण तो एक है पूंजी का अभाव, दूसरा कारण है संसाधन का अभाव। अब सोचिए झारखंड में संसाधन की अधिकता है, झारखंड में खाद्यान्न से काफी अधिक मात्रा में खनिज निकाले जाते हैं, जिसके चलते वहां खनिज आधारित उद्योगों की संख्या अधिक है। लेकिन बिहार में तो खनिज का काफी अभाव है ना, तो बिहार में प्राकृतिक संसाधनों का भी अभाव है, जिसके चलते उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। बिहार में कुछ उद्योग है भी तो कृषि आधारित उद्योग है, और उसमें भी देखा जाए तो चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग तो अधिक है नहीं, चीनी उद्योग है मुख्य रूप से। और लेकिन ये छोटे पैमाने के जो कृषि उद्योग है भी, वो भी अधिकांश बंद पड़े हुए हैं। और इसका कारण है एक्सटॉर्शन। देखिए बिहार में रंगदारी भी काफी अधिक होता है, कोई भी कारखाना स्टार्ट किया जा रहा है, 4-5 रंगदार तुरंत वहां पहुंच जाएंगे और फिर मतलब उस उद्योग को सफलतापूर्वक चलने ही नहीं देंगे। तो ये सब कारण है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के। अब देखा जाए तो एक और प्रमुख कारण सामने आता है गरीबी। अब यहाँ बिहार में गरीबी इतना अधिक है जिसके चलते आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। बिहार में गरीबों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है। और समझिए कहा जाता है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। अगर बिहार में गरीबी नहीं होती, बिहार के लोगों के पास पैसा होता, पूंजी होता, तो वो मतलब अपने लिए सेवा के अन्य क्षेत्र भी क्रिएट कर लेते। अगर बिहार के लोगों के पास संपत्ति होता तो उस संपत्ति को वो मतलब उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते, जिससे वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन कर पाते और फिर आर्थिक दृष्टि से वो भी सुदृढ़ बनते और बिहार की आर्थिक समस्या दूर होती। लेकिन गरीबी जो है ये बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बन जाता है। अब वहीं देखा जाए तो अपराधों में वृद्धि, यह भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण। इसका मतलब समझिएगा, बिहार में आए दिन काफी अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। यहाँ चोरी, डकैती और ऐसे बहुत से अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते यह आर्थिक विकास में एक प्रमुख बाधक बन रहा है। और सोचिए आखिर यह अपराध क्यों बढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? तो इस पे कंट्रोल नहीं होने का कारण है कुशल प्रशासन का अभाव। यानी बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ की जो प्रशासन है, वो इफिशियंट नहीं है, वो कुशल नहीं है, यानी कुशलता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर पा रही है, जिसके चलते आए दिन अपराधों में, क्राइम में काफी अधिक वृद्धि हो रही है। अगर प्रशासन काफी सफलतापूर्वक इफिशिएंटली अगर काम करे तो अपराध पे, क्राइम पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो देखिए ये सारे ऐसे कारण थे जिसके चलते बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे है। अब आइए इसके बाद हम समझाते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। अब देखिए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है तो उसके लिए क्या उपाय करें हम? तो सोचिए कोई भी समस्या है और उस समस्या को दूर करना है तो हमें पहुंचना पड़ेगा उस समस्या के कारण तक। उस समस्या का आखिर जड़ क्या है, कारण क्या है, और उस कारण को ही हटा के फेंक दो, अपने आप समस्या दूर हो जाएगा। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। आर्थिक पिछड़ेपन के जो कारण थे उस कारण को हम दूर करने की कोशिश करें। तो अधिक जनसंख्या एक प्रमुख कारण है, तो हमें जनसंख्या पर नियंत्रण बनाना पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए सबसे पहला उपाय बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का कि जनसंख्या पे कंट्रोल बनाए, जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए। और इसके लिए जनसंख्या पर नियंत्रण बनाने के लिए लोगों को समाज के प्रति, देश के, राज्य के विकास के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोगों में शिक्षा का प्रसार करने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप विशेषकर महिलाओं को शिक्षा के प्रति, मतलब महिलाओं को देश और राज्य के विकास के प्रति जागरूक करना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है इस मामले में कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना क्यों आवश्यक है। तो इसलिए तब जाकर
जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सरकार के द्वारा भी वैसे बहुत सारी जैसे नारे लगाए जाते हैं, हम दो हमारे दो, परिवार नियोजन जैसी योजनाएं भी चलाई जाती है। तो इसके फलस्वरूप मतलब ऐसे प्रयास करने के बाद जनसंख्या पे नियंत्रण पाया जा सकता है और तब बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन दूर होगा। अब देखा जाए तो साथ ही साथ हमें आधारिक संरचना कि जो बिहार में कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए अधिक मात्रा में विकास करना पड़ेगा। हमें बिजली का विकास करना पड़ेगा, सड़क, परिवहन के अन्य साधन जैसे रेलवे हुआ या हवाई मार्ग हुआ, या इस तरह से इन सारे साधनों का हमें विकास करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सारी चीजों का, बैंक, बीमा वगैरह का विकास करके ही हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। यानी आधारिक संरचना पे हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तीसरी चीज कि जब बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है तो फिर कृषि का विकास किया जाए। कृषि के विकास का मतलब कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाया जाए। किसानों के पास अगर अधिक मात्रा में पूंजी उपलब्ध हो, किसानों के पास अगर पूंजी नहीं है तो सरकार उसको मदद प्रदान करे, सरकार उसको उत्तम कोटि का बीज उपलब्ध कराए, जो रासायनिक खाद वगैरह का यूज करना है उसको उपलब्ध कराए। तो ऐसे करके और कृषि का भी तेजी से विकास किया जा सकता है। और जब कृषि का विकास होगा तब जाकर देश की अधिकांश जनता का विकास होगा। बिकॉज अधिकांश आबादी बिहार की कृषि पे ही आधारित है, इसलिए कृषि का विकास किया जाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और देखा जाए तो बाढ़ और सुखाड़ पर नियंत्रण भी पाना आवश्यक है। अब देखिए मन में सवाल उत्पन्न होगा कि सर ये तो प्राकृतिक आपदा है, ये नेचुरल डिजास्टर, इस पे कैसे कंट्रोल पाएंगे? तो आपको हम बता दें कि इसको हम पूरी तरीके से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे बाढ़ और सुखाड़ पर कुछ हद तक नियंत्रण हम पा लेंगे। देखिएगा कैसे, जैसे सोचिए कि बाढ़ कैसे आता है। बाढ़ आता है नदियों के कारण। जैसे बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है कोसी नदी के कारण। कोसी नदी को इसलिए बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो देखिए होगा क्या कि जब नदियों में जल की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाता, बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे कारण, हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको पढ़ेंगे भी। जब नदी में जल की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाएगा, अब सोचिए कि यहां तक आने के बाद एक चीज की नदी में जल की मात्रा बढ़ गई। बरसात के मौसम में तो ऐसे अक्सर होता है, नदी अपने साथ कुछ अवसाद, मिट्टी का कटाव करते भी आगे बढ़ती है, या नदी में हम कूड़ा करकट वगैरह फेंकते हैं। इन सारे कारणों से भी जब अवसाद का जमाव भी यहाँ अधिक हो जाएगा और जल की मात्रा भी अधिक है, तो अब होगा क्या कि आसपास के क्षेत्र में यहाँ का जल जो है फैल जाएगा। और यहाँ का जल आसपास में फैलेगा तो फिर इसी को हम बाढ़ के नाम से जानेंगे। अब सोचिए इस स्थिति को अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सोचिए अगर यहाँ पे हम एक बांध बना दे, एक मजबूत सा बांध बना दे, जहां पे इस जगह पे बाढ़ आ रहा है इस नदी के कारण, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध बना दे। और अगर बांध बना देंगे तो देखिए बांध बना के हम करेंगे क्या? बांध बना के पानी को यहाँ एकत्रित करेंगे। बांध बनाएंगे तो जल जो है अब इधर नहीं जाएगा और न इधर जाएगा, न इस क्षेत्र में बाढ़ आएगा। तो बाढ़ पे कुछ हद तक कंट्रोल बन गया। और इस जल को, अब जल तो यहीं पे ज्यादा एकत्रित हो गया ना, तो इस जल को हम यहाँ लाए और यहाँ एक बड़ा जलाशय का निर्माण करें और इस जलाशय में इस जल को एकत्रित करेंगे। और फिर इस जलाशय में अलग अलग प्रकार के विद्युत संयंत्रों के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। और जब जल विद्युत उत्पादन करेंगे तो ये आधारिक संरचना के विकास में सहायक हो गया। और एक तरफ तो देखिए यहाँ बांध बनाकर परियोजना विकसित करने से एक तो जल विद्युत मिल गया, दूसरी चीज बाढ़ पे नियंत्रण हो गया। या यहां से अब हम नहर निकालेंगे और यहां से नहर निकालकर जो बिहार के सुखाड़ ग्रसित क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे सुखाड़ पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ऐसे उपाय हमें सोचना पड़ेगा। अब आइए उद्योगों का परिचालन एवं स्थापना। बिहार में बहुत से उद्योग है जो बंद पड़े हुए हैं, तो उनका परिचालन करना पड़ेगा, उनको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और कुछ उद्योगों की, कुछ नए उद्योगों की स्थापना की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए बिहार सरकार को इस पे पहल चला करना चाहिए। और इसके लिए हो सके तो केंद्र सरकार को भी बिहार को काफी मदद की आवश्यकता है। अब देखा जाए तो फिर नेक्स्ट उपाय है गरीबी दूर करना। ये कैसे संभव है?
तो देखिए ये गरीबी दूर करने की उपाय ये है कि बिहार सरकार को या फिर केंद्र सरकार को यहाँ बिहार के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में स्वरोजगार उपलब्ध कराए। रोजगार, अब देखिए एक चीज कहा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक चीज कि बिहार के विकास के बिना संपूर्ण भारत का विकास की कल्पना करना भी, मतलब कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। अब सोचिए अगर पूरे भारत का विकास करना तो बिहार की भी विकास आवश्यक है। भारत के प्रत्येक राज्यों का प्रत्येक हिस्से के विकास की आवश्यकता है। तो बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार को भी बिहार की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। अगर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा तब जाकर गरीबी दूर होगी और जब गरीबी दूर होगी तब लोगों के पास संपत्ति धन आना शुरू होगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा और लोग उस अपने आय की राशि को उत्पादन के अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे अलग अलग सेवा क्षेत्र उत्पन्न होगा और इससे बिहार का विकास होगा। अब देखा जाए तो कुशल प्रशासन का विकास किया जाना भी आवश्यक है। यानी बिहार में जो प्रशासन कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर पा रही है, प्रशासन को कुशल यानी इफिशिएंट तरीके से सफलतापूर्वक काम करना पड़ेगा, तब जाकर क्राइम रुकेगा, चोरी डकैती जैसे अपराध रुकेंगे और तब जाकर बिहार का विकास सही ढंग से हो पाएगा। अब देखा जाए तो केंद्र सरकार को केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों को ट्रांसफर करने की जरूरत है। यानी केंद्र सरकार को भी अधिक से अधिक रिसोर्सेज जो है बिहार को ट्रांसफर करना चाहिए, बिहार को हस्तांतरित करना चाहिए, जिससे बिहार अपना विकास कर सके और इसके लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। बिहार सरकार हमेशा से मांग करते रहती है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तरी पूर्वी राज्य जो है उन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और उन राज्यों में अधिक से अधिक फैसिलिटीज, बहुत सारे सुविधाएं जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसलिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण ट्रांसफर जो बिहार में भी किया जाना आवश्यक है। तो ये सारे ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे हम और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या है, उसके राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधियां हैं, गणना करने में कौन कौन सी कठिनाई होती है तथा राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन से चरण है, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे।